मैं आरबी सर स्टडी लवर वीर पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपके साथ उपस्थित हूं हिंदी विषय के साथ। जैसा कि आपको पहले से इंफॉर्मेशन है कि आपकी सारी क्लासेज रन कर रही हैं और हिंदी विषय की क्लास आपको नहीं मिल पा रही थी, वो क्लास आज से आपको प्रारंभ हो रही है और ये अनवरत आपकी लगातार चलती रहेगी। चलिए आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस के डिस्कशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस देखते हैं मेरे बच्चों, आपके आरओ में सिलेबस है क्या क्या। आरओ का जो सिलेबस है, यहाँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य हिंदी, प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा की विषय की चर्चा की जा रही है। भी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ए आपका जो व्याकरण पूछा जाता है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। कैसा व्याकरण होता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने समय में आपको देना होता है? तो आपका समय हावर प्रारंभ होता है 1 घंटे का। कितने घंटे का? 1 घंटे के आपका पेपर होता है। इसमें प्रश्न कितने होते हैं? 60 प्रश्न होते हैं और पूर्णांक भी कितना होता है? 60 अंकों का एक पूर्णांक होता है। इसमें पूछा क्या जाएगा आपसे? सबसे पहले यहां देखिए विलोम लिखा गया है। किसकी चर्चा करनी है हम लोगों की? विलोम की। कितने शब्द पूछे जाते हैं? आपके सिलेबस में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका अंक कितना है? ये भी एक प्रश्न और इसका अंक भी एक ही है। तो 10 अंक का आपका क्या है? विलोम टॉपिक है। दूसरा टॉपिक यहां वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि की बात की गई। किसकी बात की गई है? वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ये भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका भी अंक कितना है? प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, तो इसका भी आपका 10 अंक निर्धारित है। लेकिन यहां मेरे दोस्त ध्यान देना है, वर्तनी लिखा गया है। अगर हम वर्तनी की बात करते हैं तो वर्तनी को अगर डायरेक्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे तो समस्याएं आएंगी। वर्तनी जानने से पहले हमें जानना क्या है? वर्णमाला जानना है। क्या जानना है? वर्णमाला जानना है। जब तक हमें वर्णों का ज्ञान नहीं होगा, कैसे लिखा जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, तब तक हम वर्तनी को शुद्ध नहीं कर सकते। तो इसलिए भैया यहां ध्यान रखिएगा, वर्तनी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? वर्णमाला टॉपिक। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 10 प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसका भी अंक कितना होता है? प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित किया गया। तत्सम एवं तद्भव 10 शब्द ये भी पूछा जाता है आपसे। इसमें तत्सम भी पूछ सकते हैं, तद्भव भी पूछ सकते हैं। तत्सम के 4 विकल्प दे के पूछते हैं, तद्भव के 4 विकल्प में 1 विकल्प हटा के पूछते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां भी आपका कितना अंक निर्धारित है? 10 अंक। इसके बाद नंबर आता है जो कि आपके विशेषण और विशेष्य का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इस आरओ और एआरओ का विशेषण और विशेष्य, इसकी भी कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट शब्द से विशेषण बना हुआ पूछ लेते हैं। कभी कभी वाक्य में क्या होता है? गिनना, विशेषण कितने हैं, विशेष्य कितने हैं, इसकी बात की जाती है, आपको निर्धारित करना होता है। तो यहां भी अंक कितने हैं? 10 अंक हैं। लेकिन यहां दोस्त विशेष्य जो लिखा गया है क्या होता है, तो विशेष्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो यहां ध्यान रखिएगा विशेष्य में आपको क्या क्या मिलने वाला है। विशेष्य जो होता है इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है? एक तो आपको संज्ञा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संज्ञा पढ़ना है। दूसरा सर्वनाम पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? संज्ञा और सर्वनाम। जब तक हम संज्ञा के विषय में नहीं जानेंगे, सर्वनाम के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग विशेष्य को सही नहीं कर पाएंगे। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ 5 प्रकार और 3 प्रकार, ये 2 प्रकार से इसके निर्धारण किए जाते हैं। तो इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद सर्वनाम की चर्चा करेंगे। अगर संज्ञा और सर्वनाम हमारा तैयार हो गया, हम आसानी से विशेष्य को पहचान लेंगे। किसको पहचान लेंगे? विशेष्य को पहचान लेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्यायवाची का सेगमेंट है। पर्यायवाची में आपको कितना? 10 शब्द और इसका भी अंक कितना है? 10 अंक का है। टोटल कितने अंक हो जाएंगे मेरे दोस्त? इस टोटल 60 अंक हो जाएगा। कितना अंक हो जाएगा?
टोटल आपका 60 अंक हो जाएगा। ये तो रही किस परीक्षा की बात भाई, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो हम लेके चलेंगे वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के सिलेबस को कवर करेंगे। किसकी? प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के सिलेबस को कवर करेंगे। तो मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाता है आपसे, तो मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहां सामान्य हिंदी और आलेखन की चर्चा करें। किसकी चर्चा करनी है? सामान्य हिंदी और आलेखन की चर्चा करनी है। ये आपका प्रश्न क्या है, अभी तो सब्जेक्टिव दिखा रहा है भाई, यहाँ कितने घंटे का? 2.5 घंटे का। यहाँ सब्जेक्टिव से आशय क्या है, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। एक गद्य, यहाँ गद्यांश शब्द को अगर हम तोड़ देते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है गद्य और दूसरा शब्द क्या मिलता है? अंश। कोई एक गद्य दे दिया जाएगा और उसके अंश में जो उसका शीर्षक होगा वो निर्धारित करना होगा। इसका शीर्षक, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? सारांश। और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। एक सारांश पूछा जाता है, कोई दे दिया जाएगा गद्य, उसका सारांश लिखिए और 3 रेखांकित उसमें अंश दिए जाते हैं, उनकी आपको क्या करना होता है? व्याख्या करना होता है। एक टोटल अंक आपके कितने हो जाते हैं? 21 अंक का। इसके बाद किए दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप, ट्यूबुलर या सार लेखन कितने अंक का पूछा जाता है? 15 अंक का पूछा जाता है। ये टोटल पूर्णांक आपके कितने हैं? मेंस के 120 अंक के हैं, जिसमें गद्यांश का शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या 21 अंक का और ट्यूबुलर सारणी फॉर्म को कितना निर्धारित किया गया है? 15 अंक का। इसके अतिरिक्त पत्राचार की अगर हम बात करते हैं, पत्र की बात करते हैं, पत्र लेखन की बात करते हैं, तो यहां पे आपसे जो पत्र पूछा जाता है वो शासकीय पत्र के विषय में पूछा जाता है और अर्ध शासकीय पत्र के विषय में पूछा जाता है। कार्यालय आदेश होगा, ज्ञाप होगा, परिपत्र होगा, विज्ञप्ति या टिप्पण होगा। ये टिप्पण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ भाई। प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इतनी चीजों से आपके पत्र से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जो कि कितने अंक का होता है? तो आप बताएंगे 24 अंक का होता है। कितना अंक भाई? 24 अंक। इसके बाद यहां देखिए पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली होती है, इसमें प्रशासन से भी संबंधित और वाणिज्य से मतलब कॉमर्स से भी संबंधित यहाँ शब्दावलियां होती हैं। कितनी होती हैं? अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द आपके पूछे जाते हैं, आपको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना होता है। दूसरा हिंदी से अंग्रेजी, इससे भी 5 प्रश्न होते हैं, 5 शब्द होते हैं भाई, 5 प्रश्न 5 शब्द होते हैं। तो अंक इसके कितने हैं? 2-2 अंक के हैं, तो 10-10 अंक। इसके बाद यहां मुहावरे और लोकोक्तियां केवल कितने अंक के भैया? तो 5 अंक के। कितने अंक के भाई? 5 केवल पूछे जाते हैं और एक का अंक कितना होता है? 2। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन था 1-1 अंक का था, यहां लेकिन कितने अंक का है? 2 अंक का है। इसके बाद नंबर आता है आपके सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ की। तो यहां विलोम शब्द 6 पूछे जाते हैं। कितने विलोम शब्द पूछे जाते हैं? 6 पूछे जाते हैं और इसका अंक कितना है? एक विलोम शब्द का 2 अंक है, यहां 12 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 शब्द पूछे जाते हैं, इसका भी 2 अंक है, इसमें भी आपको कितने अंक मिलेंगे? 12 अंक मिलेंगे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी 6 शब्द पूछे जाएंगे, इसका भी 2 अंक का निर्धारण है भाई, 12 अंक मिलेंगे। तत्सम और तद्भव ये भी 2 अंक का है, ये भी आपके कितने अंक का है? 12 अंक का। इसके बाद विशेषण और विशेष, ये भी 6 शब्द हैं, इसका भी अंक कितना है? 12 अंक है। तो 12×5 = 60 नंबर। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके किस में होंगे? मेंस में होंगे। तो मेरे दोस्त, ये तो रहा आपका सिलेबस का डिस्कशन। इतना सिलेबस है आपका आरओ, एआरओ और प्रीलिम्स और मेंस का। किसका? प्रीलिम्स और मेंस के टोटल इतने सिलेबस हैं। ये टोटल अंक कितने हैं? प्रीलिम्स में आपके 60 अंक के क्वेश्चन होंगे और मेंस में कितने होंगे? 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 180 अंक। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे वो वर्णमाला से शुरुआत करेंगे। तो मेरे दोस्त यहां याद रखिएगा, यहां देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है? वर्ण लिखा गया है। वर्ण के साथ साथ वर्ण या ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या लिखा गया? तो मेरे दोस्त आप बताएंगे अक्षर लिखा गया। क्या लिखा गया भैया? अक्षर लिखा गया है। यहां वर्ण या ध्वनि या अक्षर, इससे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? हमारे बच्चे बताएंगे, हमारे दोस्त बताएंगे शब्द। शब्द से बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं।
पद से बड़ी इकाई क्या कहलाती है? पदबंध कहलाती है मेरे दोस्त। पदबंध से बड़ी इकाई क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे उपवाक्य है। क्या है भाई? उपवाक्य है। और उपवाक्य से बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उपवाक्य से बड़ी इकाई को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो चलिए यहां देखते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले वर्ण, अक्षर, ध्वनि, क्या ये तीनों एक हैं? अगर हम बात करें वर्ण, अक्षर और ध्वनि, क्या ये तीनों एक हैं? यहां देखो दोस्त, हमने लिखा है क। क्या लिखा है? क लिखा है। इसे हम क्या कहेंगे? ये वर्ण है, अक्षर है, ध्वनि है, ये क्या है? अगर क इसमें हलंत लगा देंगे तो इसका स्वर हम क्या कर सकते हैं? बाहर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाहर लिख सकते हैं। तो यहां देखो क में हलंत लगा है। जब क में हलंत लगा है तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। क में हलंत लगा होगा तब ये क्या कहलाएगा? अक्षर भी कहलाएगा, ध्वनि भी कहलाएगा, वर्ण भी कहलाएगा। लेकिन अगर क में हलंत नहीं होगा, अगर इस तरह से क लिखा होगा, तब ये अक्षर नहीं है। क्या नहीं है? अक्षर नहीं है। इसके बाद नंबर आता है, इससे बड़ी इकाई को हम क्या कहें? शब्द कहेंगे। यहां देखो दोस्त, ल लिखा गया है, क लिखा गया है, और तीसरा वर्ण क्या लिखा गया है? म लिखा गया। ल, क और म। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? लकम बन जाएगा। क्या बनेगा? लकम बनेगा। क्या ये शब्द कहलाएगा लकम? नहीं। इसका मतलब इन्हीं वर्णों को हम व्यवस्थित कर दें, क और ल। दो ही वर्ण से एक शब्द का निर्माण हो गया, कल आ गया। कल आने वाला कल भी होता है और बीता हुआ कल भी होता है। अगर तीसरा वर्ण यहां पे जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कलम। इसका मतलब वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा भैया? शब्द कहलाएगा। इससे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। पद का निर्माण मेरे दोस्त कैसे होता है? पद का निर्माण कैसे होता है? पद का निर्माण कैसे होता है? तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे मेरे दोस्त, आंसर करके बताएंगे पद का निर्माण कैसे होता है। पद का निर्माण किसी भी शब्द में जैसे ही कारक चिन्ह जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? यहां देखिए कलम लिखा गया है और इसके आगे हमने से लिख दिया, तो क्या कहलाएगा? आपका पद कहलाएगा। कलम से जैसे ही किसी शब्द में कारक चिन्ह जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। इससे बड़ी इकाई को क्या कहा है आपने भाई? यहां देखिए पद बंध आपने कहा है, तो पद बंध। यहां देखो बंध, बंध का अर्थ होता है बांधना। क्या होता है मेरे दोस्त? बंध का अर्थ होता है बांधना। दो पदों को जब आपस में बांध दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? पद बंध कहते हैं। यहां एक पद कलम लिखा गया है, दूसरा पत्र लिखा गया है। इसे हमने किसके द्वारा बांध दिया? से बांध दिया, तो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? पद बंध कहलाएगा। एक पद आपका कलम मिल गया, दूसरा क्या मिल गया? पत्र मिल गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? से के द्वारा जोड़ा गया। इसी को हम क्या कहते हैं? पद बंध कहते हैं। इससे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? उपवाक्य आपने कहा। उप का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे उप का अर्थ होता है छोटा, या और क्या होता है? तो आप बताएंगे समीप। क्या होता है भैया? छोटा या समीप होता है। जैसे आपसे कहा जाए कलम से पत्र लिखा, कलम से पत्र लिखा, तो यहां पे देखिए लिखा के बाद कोई सहायक क्रिया नहीं है। अगर सहायक क्रिया नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। जैसे ही यहां पे सहायक क्रिया जुड़ जाएगी, क्या जुड़ जाएगी? सहायक क्रिया जुड़ जाएगी। कलम से पत्र लिखा गया है, कलम से पत्र लिखा गया है, वैसे ही आपका वो क्या कहलाने लगेगा? वाक्य कहलाने लगेगा। ये तो रहा आपका कहां से कहां तक? वर्ण से वाक्य तक। व्याकरण, अगर टोटल व्याकरण की हम बात करते हैं पूरे हिंदी व्याकरण में, जहां व्याकरण का प्रारंभ होता है वर्ण से प्रारंभ होता है, जहां आप वाक्य बनाना सीख जाते हैं वहां आपका व्याकरण समाप्त हो जाता है। अब देखिए जो आपका सिलेबस है, कहां कहां से आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है। आपके इस पहले पार्ट से भी सिलेबस निर्धारित किया गया है। इस शब्द से भी, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, यहां से भी आपका सिलेबस है। यहां पद की हम बात करते हैं तो संज्ञा सर्वनाम इसी पद का भेद होता है, तो यहां से भी आपका सिलेबस मिलेगा।
इसके बाद यहां वाक्य की बात करते हैं तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मुहावरा और लोकोक्ति मिल जाएगा। इतनी चर्चाएं हैं, तो पूरा का पूरा आपके सिलेबस का अंग है मेरे दोस्त। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे, एक एक पार्ट को लेंगे, एक एक पार्ट को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला पार्ट आज हम लोग शुरू करेंगे यहां पे अक्षर। क्या शुरू करेंगे भैया, अक्षर से शुरुआत करेंगे हम लोग। पहला, सबसे पहले यहां देखेंगे अक्षर। अगर हम इस अक्षर शब्द की बात करें, ये अक्षर शब्द दो भागों में टूट जाएगा। कितने भागों में, दो भागों में टूट जाएगा। एक शब्द हमें मिलेगा अ और दूसरा क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे क्षर मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त, क्षर मिलेगा। इस क्षर का अर्थ क्या होता है, हमारे दोस्त बताएंगे। क्षर का अर्थ होता है क्षरण। क्या होता है भैया, क्षरण होता है। इस क्षरण को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे इस क्षरण को परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। और इस आ का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप बताएंगे नहीं। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, अगर अक्षर शब्द की परिभाषा की बात करें, तो अक्षर की परिभाषा हमारे दोस्त जल्दी से नोट करना प्रारंभ करें। परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा तुरंत नोट करना प्रारंभ करें। न क्षरति इति अक्षरा, न क्षरति इति अक्षरा। अर्थात जिन ध्वनियों या वर्णों में क्षरण या परिवर्तन नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। उसे अक्षर कहते हैं। जैसे यहां देखिए मेरे दोस्त, आ लिखा गया है। क्या इस आ में कोई परिवर्तन होगा, नहीं, इस आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ई लिखा गया है, क्या ई में कुछ परिवर्तन होगा, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उ लिखा गया है, री लिखा गया है, क लिखा गया है, च लिखा गया है। क और च में हलंत लगा है, ध्यान रखिएगा। क और च में क्या लगा है, हलंत लगा है, तो इसमें भी कोई अब परिवर्तन नहीं होगा। अगर सीधे सीधे क लिखा गया होता तो इसमें परिवर्तन हो जाता। क में हलंत लगाओगे क्या पा जाओगे, आप आ जाओगे, तो इसमें परिवर्तन हो गया, तो क अक्षर नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ पे किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं मेरे दोस्त। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे अक्षर के भेद। अक्षर के भेद, अक्षर के कितने भेद होते हैं, अक्षर कितने प्रकार का होता है। तब अगर अक्षर के हम अगर प्रकार की बात करते हैं तो अक्षर आपके दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक को हम कहते हैं बद्धाक्षर। क्या कहते हैं, बद्धाक्षर कहते हैं। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे, दूसरे को हम मुक्ताक्षर कहते हैं। बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। अगर हम बद्धाक्षर की बात करते हैं या मुक्ताक्षर की बात करते हैं, इन शब्दों को पहले तोड़ दिया जाए। जितना ही आप खंड करते जाएंगे, व्याकरण आपका उतना ही क्या होता जाता है, आसान हो जाता है। यहां अगर बद्धाक्षर शब्द को हम तोड़ते हैं, हमें एक शब्द क्या मिलेगा, बद्ध मिलेगा। दूसरा शब्द क्या मिलेगा, अक्षर मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त, बद्ध धन अक्षर मिलेगा। बद्ध मतलब बधे हुए। बधे हुए वर्ण कौन से होते हैं, जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम मुक्ताक्षर को दो भागों में तोड़ेंगे, हमें एक शब्द क्या मिल जाएगा, मुक्त मिल जाएगा, और दूसरा क्या मिल जाएगा, अक्षर मिल जाएगा। मुक्त धन अक्षर मिल जाएगा। तो यहां देखो, मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र वर्ण कौन होते हैं, स्वर होते हैं।
क्या होते हैं भाई? स्वर होते हैं। अब व्यंजन और स्वर की बात आ गई है, यहाँ किसकी बात आ गई है? व्यंजन और स्वर की बात आ गई है। तो चलिए इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर की क्या करेंगे हम लोग? पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा की बात आती है तो सबसे पहले हम बद्धाक्षर की परिभाषा देख लेते हैं। बद्धाक्षर, जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, उसे बद्धाक्षर कहते हैं। उसे बद्धाक्षर कहते हैं। जैसे, अगर हम जैसे की बात करते हैं, बद्धाक्षर के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे यहां पे देखो, अंतिम ध्वनि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अंतिम ध्वनि। जैसे हमने आपके सामने लिखा हुआ है जगत। क्या लिखा है? जगत। दूसरा शब्द हमने लिखा है दिक्। तीसरा शब्द लिखा गया है परिषद। जगत, दिक् और परिषद। अगर इस हम जगत शब्द को तोड़ते हैं, अगर जगत शब्द को हम तोड़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? जा मिलेगा। जा में हम हलंत लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका स्वर आ मिल जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा? गा मिलेगा। गा में हम हलंत लगाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। फिर क्या है? ता में हमने हलंत लगा दिया। इसी तरह से दिक् को तोड़ोगे मेरे दोस्त, द में कौन सा स्वर लगा है? तो ई लगा है। इसके बाद क्या है? का है। का में हमने हलंत लगा दिया। इसी तरह से परिषद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पा है। पा में क्या मिला? आ मिला। फिर क्या है? रा है। रा में कौन सा स्वर? ई मिला। फिर क्या है? सा है। सा में हलंत लगाओगे, क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा? दा मिल जाएगा। अब यहां जरा ध्यान से देखो, अंतिम वर्ण शब्द का क्या मिला? यहां ता में हलंत लगा है, ते भी आपका व्यंजन है। यहां का में हलंत लगा है, ते भी आपका क्या है? व्यंजन है। यहां में दा में हलंत लगा है, ते भी क्या है? आपका व्यंजन है। जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो बद्धाक्षर कहते हैं। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे हैं मेरे दोस्त। तीनों एग्जाम्पल में हमने आपको दिखा दिया, ता, का और द। इसमें हलंत लगा हुआ है, तो जिस अंतिम वर्ण में हलंत लगा होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? बद्धाक्षर कहते हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं मुक्ताक्षर। अगली हेडिंग हमारे दोस्त बनाएंगे, आप लोग क्या बनाएंगे? मुक्ताक्षर। क्या बनाएंगे भैया? मुक्ताक्षर। अब मुक्ताक्षर की परिभाषा लिख लीजिए। जिसकी अंतिम ध्वनि, जिसकी अंतिम ध्वनि, जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो, जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो, उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे, अगर हम जैसे की बात करते हैं मेरे दोस्त, यहां जरा देखिए लिखा गया है जो, तो, गा, रो, खा, राम। अगर इन शब्दों को तोड़ दिया जाए, तोड़ने का मतलब इनका वर्ण विच्छेद कर दिया जाए। वर्ण विच्छेद से आशा है इनके स्वर और व्यंजन को अगर अलग कर दिया जाए, तो जो को तोड़ोगे मेरे दोस्त तो सबसे पहले क्या मिलेगा? जा में आपको क्या मिलने वाला है? वो मिलने वाला है। तो को तोड़ोगे, सा में हलंत लगाओगे, क्या मिल जाएगा? आपको ओ मिल जाएगा। गा को तोड़ोगे, गा में हलंत लगाओगे, आपको क्या मिल जाएगा? दीर्घ आ मिल जाएगा। रो को तोड़ोगे, रा में हलंत लगाओगे, क्या मिल जाएगा? ओ मिल जाएगा। खा को तोड़ोगे, खा में हलंत लगाओगे, क्या मिल जाएगा?
आ मिल जाएगा। राम को तोड़ोगे, रा में हलंत लगाया, आपको क्या मिला? दीर्घ आ मिला। फिर क्या है? माँ है, माँ में हलंत लगाया, आपको क्या मिला? आ मिला। तो यहाँ पे देख लो मेरे दोस्त, सबसे अंतिम ध्वनि आपको क्या मिल रही? यहाँ भी आपको स्वर मिल रहा है ओ, यहाँ भी आपको ओ स्वर मिल रहा है, यहाँ आपको दीर्घ आ स्वर मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है? ओ स्वर मिल रहा है, यहाँ भी आपको खा में आ स्वर मिल रहा है, और राम का अंतिम वर्ण भी क्या है? आ है। तो जिसकी अंतिम ध्वनि क्या मिल जाए आपको? स्वर मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। यहां तक में हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मेरे किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो भाई। अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ें, अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ें। ये अक्षर था, अक्षर में हमने आपको बताया अक्षर के परिभाषा, अक्षर के भेद, मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे ध्वनि की। किसकी चर्चा करेंगे? ध्वनि की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हमारे दोस्त ध्वनि, और ध्वनि की परिभाषा लिखेंगे। ध्वनि की परिभाषा लिखेंगे, भाषा की मौखिक इकाई को, भाषा की मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की 3 रीतियां होती हैं। ध्वनि की 3 रीतियां होती हैं। ध्वनि की ये 3 रीतियां कौन कौन सी हैं मेरे दोस्त? इसको देखना है। पहली है संयुक्त ध्वनि। कौन सी ध्वनि? आप बताएंगे संयुक्त ध्वनि। दूसरी रीति कौन सी है? तो आप बताएंगे संपृक्त ध्वनि। कौन सी ध्वनि? संपृक्त ध्वनि। और तीसरी रीति कौन सी है? तो हमारे दोस्त आप बताएंगे युग्मक ध्वनि। कौन सी ध्वनि? युग्मक ध्वनि। ध्वनि की कितनी रीतियां होती हैं? तो आप बताएंगे ध्वनि की 3 रीतियां होती हैं। पहली रीति आपकी कौन सी है? संयुक्त ध्वनि है। दूसरी क्या है? संपृक्त ध्वनि है। तीसरी क्या है मेरे दोस्त? युग्मक ध्वनि है। तो हेडिंग बनाएंगे हमारे दोस्त संयुक्त ध्वनि। कौन सी ध्वनि? संयुक्त ध्वनि। हेडिंग बनाएंगे, परिभाषा लिखेंगे, जब दो व्यंजन ध्वनियां, जब दो व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर संयुक्त होकर किसी एक स्वर के सहारे, स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, ये लिखा गया है मेरे दोस्त प्रवाह शब्द। क्या लिखा गया है? प्रवाह शब्द लिखा गया है। दूसरा शब्द आपके बोर्ड पे लिखा गया है म्लान। तीसरा शब्द लिखा गया है प्राण, और चौथा शब्द लिखा गया है प्रकर्ष। क्या लिखा गया है? प्रकर्ष। अगर हम इस प्रवाह शब्द को, म्लान शब्द को, प्राण और प्रकर्ष को तोड़ेंगे
तोड़ने का आशय है इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? जब आपस में दो व्यंजन जुड़े होते हैं तो पहला व्यंजन उसमें आधा होता है, दूसरा व्यंजन आपका पूरा होता है। आधा से आशय ये होता है मेरे दोस्त, वो आधा अधूरा है। क्या है? अधूरा है, उसमें स्वर नहीं है। और पूरा से आशय ये होता है, पूर्ण से आशय ये होता है, उसमें स्वर लगा हुआ है। यहाँ प्रवाह लिखा गया है तो सबसे पहले क्या है? पा है, और इसमें क्या लगा है? रा लगा है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? रा जुड़ा हुआ है। तो जब आपस में दो व्यंजन जुड़े हैं तो कौन सा व्यंजन आपका आधा है? तो पहला व्यंजन आधा है, तो पा में आप क्या करोगे? हलंत लगा दोगे। फिर रा में हलंत लगाओगे तो रा में कौन सा स्वर है? तो आ स्वर है। कौन सा स्वर है मेरे दोस्त? आ स्वर है। इसके बाद क्या है? वा है। वा में हम हलंत लगाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा? दीर्घ आ मिल जाएगा। इसके बाद क्या है? हा है। हा में हलंत लगाओगे मेरे दोस्त तो क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। ये प्रवाह शब्द आपका टूट गया। कौन सा शब्द टूट गया है भाई? प्रवाह शब्द आपका टूट गया है। अब यहां देखना है इस प्रवाह शब्द में क्या क्या आपको मिला भाई। ये देखो पा और रा है। क्या है? पा और रा है। ये दोनों आपके क्या हैं? व्यंजन हैं। ये किसके सहारे बोले जा रहे हैं? तो आ के सहारे बोले जा रहे हैं। जब यहां देखो दो व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर किसके सहारे बोले जाएं? एक स्वर के सहारे बोले जाएं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं भैया? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। इसी तरह से अगर हम म्लान शब्द को तोड़ें, किसको तोड़ें मेरे दोस्त? म्लान शब्द को तोड़ें तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? मां मिलेगा। मां आधा है। फिर क्या मिलेगा? ला मिलेगा। ला भी आपका क्या है? आधा हो गया। यहां दीर्घ आ हो गया। फिर क्या मिला? ना मिला। ना में हलंत लगाओगे क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। म्लान शब्द आपका पूर्णतः टूट गया। इसके बाद प्राण है। प्राण में सबसे पहले प, फिर क्या है? रा, फिर क्या है? दीर्घ आ, फिर क्या है? अड़ा। अड़ा में हलंत लगाओगे आ मिल जाएगा। इसी तरह से प्रकर्ष को तोड़ेगो मेरे दोस्त, फिर प, रा, आ के बाद किसका उच्चारण कर रहे हैं? का उच्चारण कर रहे हैं। का में आ स्वर है। फिर किसका उच्चारण कर रहे हैं? रा। रा के बाद आपका सा आएगा। सा के बाद आपका क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम वर्ण विच्छेद का, तो यहाँ मा और ला ये दो व्यंजन हैं। एक किसके सहारे? तो दीर्घ आ के सहारे। यहाँ पे पा और रा ये दो व्यंजन हैं, यहाँ पे दीर्घ आ के सहारे। यहाँ पे देखो मेरे दोस्त पा और रा दोनों में हलंत लगा है। एक किसके सहारे? आ के सहारे बोला जा रहा है। तो ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे इसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। इसके बाद यहां ध्यान से देखें, नंबर ज्ञान का है। किसका है मेरे दोस्त? ज्ञान का है। एक ज्ञान शब्द क्या ये संयुक्त ध्वनि का उदाहरण है? जल्दी से हमारे दोस्त बताएंगे एक ज्ञान शब्द जो लिखा गया है क्या ये संयुक्त ध्वनि का उदाहरण है कि नहीं है? अगर है तो चलिए अच्छी बात है। अगर ज्ञान शब्द को हम तोड़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? ज मिलेगा मेरे दोस्त। क्या मिलेगा? ज मिलेगा। ज में कौन सा स्वर मिलेगा? स्वर नहीं, पहले हमें क्या मिलेगा? यहाँ व्यंजन मिलेगा। इया व्यंजन मिलेगा। इया के बाद क्या है? आपका दीर्घ आ है। फिर क्या है? ना है। ना के बाद आपको क्या मिल गया? आ मिल गया। एक ज्ञान शब्द आपका पूर्णतः टूट गया भाई। कौन सा शब्द पूर्णतः टूट गया? ज्ञान शब्द आपका पूर्णतः टूट गया। आइए देखते हैं इसकी शर्त को देखते हैं। पहले दो व्यंजन मिल रहे हैं क्या? हाँ, जा और इया दोनों में हलंत लगा है मेरे दोस्त। दोनों क्या है? आपके व्यंजन है। और ये किसके सहारे बोला जा रहा है? दीर्घ आ के सहारे बोला जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनि का उदाहरण कहेंगे। किस ध्वनि का उदाहरण कहेंगे? संयुक्त ध्वनि का उदाहरण कहेंगे। यहाँ देखो एक शब्द और हमने लिख दिया है भाई आपके सामने, कर्ण लिखा गया है। क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? कर्ण लिखा गया है। इसको जल्दी से आपको बताना है किस ध्वनि का उदाहरण है। जो कर्ण लिखा गया है किस ध्वनि का उदाहरण है? जल्दी से आपको बताना है कर्ण किस ध्वनि का उदाहरण है। तेजी के साथ आपको बताना है भाई, कर्ण किस ध्वनि का उदाहरण है? तेजी से आपको बताना है। तो यहां देखो सबसे पहले तोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा? का मिलेगा। का में कौन सा स्वर है? आ है। आ के बाद हम अगर तोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? रा आएगा। रा के बाद क्या मिल जाएगा? अड़ा मिल जाएगा। अड़ा में हलंत लगा दोगे क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे दोस्त क्या मिला? दो व्यंजन मिला। क्या यहाँ दो व्यंजन मिला? किसके सहारे बोला जा रहा है?
आ के सहारे हर्ष आ के सहारे बोला जा रहा है, तो ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जल्दी से डन लिखो और क्लास को लाइक करो भाई। चलिए अगले पॉइंट पे अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे दोस्त, संपृक्त ध्वनि। कौन सी ध्वनि बनाएंगे? संपृक्त ध्वनि। अगर हम संपृक्त ध्वनि की बात करते हैं मेरे दोस्त, यहां इसकी परिभाषा बड़ी कारगर होगी। बड़ी ही सटीक परिभाषा है, लेकिन उस परिभाषा में से कोई शब्द छुपा दिया जाता है जिससे बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते संपृक्त ध्वनि हुई कैसे। तो चलिए देखते हैं। जब दो ध्वनियों के बीच में, जब दो ध्वनियों के बीच में एक अधूरा व्यंजन, कैसा व्यंजन? एक अधूरा व्यंजन आकर जुड़ जाए, आकर जुड़ जाए, जुड़ जाए, तो उसे जुड़ जाए तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। इसकी बात कर रहा है। दो ध्वनियों के बीच में एक अधूरा व्यंजन आकर जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? संपृक्त ध्वनि कहेंगे। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ जो सबसे टेक्निकल बात है वो ध्यान देना है। जैसे देखो क, ख, ग, घ, अंग, ये कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। ग के साथ अगर ग का ही योग होगा, किसका योग होगा? ग के साथ अगर ग का ही योग होगा तो संपृक्त ध्वनि का उदाहरण नहीं होगा। जैसे यहां देखो दी लिखा गया है और इधर क्या लिखा गया है? ग लिखा गया है। इसके बीच में अगर आधा वर्ण ग लिख दें, क्या ये संपृक्त ध्वनि कहलाएगी? तो आप कहोगे नहीं। जैसे दिग्गज शब्द लिखा गया है तो यहाँ देखो एक ध्वनि द हो गई, एक ग हो गई, इसके बीच में क्या जुड़ा है? आधा व्यंजन तो जुड़ा है। तो आप कहोगे परिभाषा के अनुसार तो सही है, लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा ये आपका सही नहीं है। अब याद रखिएगा यहाँ होना क्या चाहिए? ग के साथ या तो ख होगा, या तो ग के साथ क होगा, या तो घ के साथ घ होगा, या तो अंगा होगा, तभी ये संपृक्त ध्वनि का उदाहरण होगा। 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में चाहे को क वर्ग की बात करें, चाहे च वर्ग की बात करें, चाहे ट वर्ग की बात करें, चाहे त वर्ग की बात करें, चाहे प वर्ग की, प्रत्येक वर्ग का अगर क के बाद जैसे क है तो ऐसे प के बाद अगर प आएगा तो आपकी संपृक्त ध्वनि का उदाहरण नहीं होगा। प के साथ या तो भा आए या तो मां आए तभी वो संपृक्त ध्वनि का उदाहरण होगा, अन्यथा संपृक्त ध्वनि का उदाहरण नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो यहां देखो हम एक शब्द लिखे हैं दिक्कत। क्या लिखे हैं? दिक्कत। क्या ये संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। नहीं है तो नो, अगर है तो यस। मेरे दोस्त ये संपृक्त ध्वनि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि क के बाद क्या आ रहा है? क ही आ रहा है, तो दोनों एक ही वर्ण तो दोहराए जा रहे हैं। ये संपृक्त ध्वनि का उदाहरण नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त यहां देखो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है संबल। क्या लिखा है? संबल लिखा है। तो संबल की अगर हम बात करते हैं तो सा और बा के बीच में क्या आया? मां आया। मा, प, फ, ब, भ, मा। तो देख लो भैया स और ब के बीच में क्या आ रहा है? मां आ रहा है। तो यहां ब के साथ किसका योग हो रहा है? मां का योग हो रहा है। दोनों एक वर्ग के हैं लेकिन वही वर्ण नहीं है। तो आपके किस ध्वनि का उदाहरण है? संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है। तो आप बताएंगे संबल आपका किस ध्वनि का उदाहरण है मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे ये संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है। अगला शब्द लिखा गया है चंबल। क्या ये चंबल संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है? क्या ये कंबल आपके संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है? क्या ये डंबल आपके संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है? क्या ये चंचल आपके संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है? तेजी से कमेंट करके बताएंगे हमारे दोस्त।
क्या ये चंचल आपके संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है? संबल, यहां प वर्ग का वर्ण है, माँ और बा ते संपृक्त है, यहां भी माँ और बा है ते भी संपृक्त है, यहां भी माँ और बा है ते भी संपृक्त है, यहां माँ और बा एक ही वर्ग के हैं, संपृक्त हैं। यहाँ इया और चा, क्या ये दोनों एक वर्ग के हैं? हाँ, ये भी दोनों एक ही वर्ग के हैं, चा वर्ग के हैं, चा छा जा झा इया। तो यहाँ चा और इया एक ही वर्ग के हैं, तो इसलिए पांचों शब्द आपके किस ध्वनि के उदाहरण है मेरे दोस्त? संपृक्त ध्वनि के उदाहरण है। अगले नंबर पे आता है आपकी युग्मक ध्वनि। कौन सी ध्वनि आती है भैया? युग्मक ध्वनि। आज देखते हैं युग्मक ध्वनि के विषय में। अगले पॉइंट पे हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे, युग्मक ध्वनि। क्या बनाएंगे? युग्मक ध्वनि। अगर हम इसी युग्मक शब्द की बात कर लें, पहले भाई किसकी बात कर लें? युग्मक शब्द की बात कर लें। इसे तोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक शब्द युग्म मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा? अक प्रत्यय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? अक प्रत्यय मिल जाएगा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा होता है। क्या होता है भाई? जोड़ा होता है। इस जोड़े को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हमारे दोस्त बताएंगे, द्वित्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्वित्व के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक लाइन में परिभाषा देखते हैं इसकी। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व कोष्टक में दो बार द्वित्व हो जाए, द्वित्व हो जाए तो उसे द्वित्व हो जाए तो उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। तो उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे जैसे आपको दे दिया जाए भाई दिग्गज। क्या दे दिया गया? दिग्गज दे दिया गया। या आपको दे दिया जाए दिक्कत, या आपको दे दिया जाए दिल्ली, या आपको दे दिया जाए प्रसन्नता, या आपको दे दिया जाए उल्लास, या आपको दे दिया जाए उल्लेख, या आपको दे दिया जाए अक्षुण। क्या ये जो सारे शब्द लिखे गए हैं ये युग्मक ध्वनि के उदाहरण हैं? अगर हैं तो यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो भाई। यहां देखो किसका युग्म हुआ है? गा का युग्म हुआ है। गा दो बार आया है। यहां किसका युग्म हुआ है? का युग्म हुआ है। का कितनी बार आया है? दो बार आया है। यहां किसका युग्म हुआ है? ला का युग्म हुआ है। ला जोड़े में आया है, यहां भी दो बार आया है। प्रसन्नता में कौन सा वर्ण दो बार आया है? ना दो बार आया है। उल्लास में कौन सा वर्ण दो बार आया है? तो ला दो बार आया है। उल्लेख में कौन सा वर्ण दो बार आया है? तो ला दो बार आया है। अक्षुण में कौन सा वर्ण दो बार आया है मेरे दोस्त? तो अड़ा दो बार आया है। कौन सा वर्ण दो बार आया है? अड़ा आपका दो बार आया है। तो मेरे दोस्त यहां तक में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? सिलेबस का डिस्कशन किया, हमने आपको अक्षर बताया और क्या बताया? ध्वनि के विषय में बताया। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को इस समझ में अच्छे से आया होगा। और इसके आगे हम लोग अब शुरू करेंगे क्या? वर्ण शुरू करेंगे, जहां से आपका मेन काम स्टार्ट होता है, जहां से आपका वर्तनी के लिए मेन काम हम लोग करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए यहां हेडिंग बनाएंगे वर्ण। क्या बनाएंगे? वर्ण हेडिंग बनाएंगे। तो वर्ण हेडिंग बनाएंगे। इस वर्ण के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। यहां से पर्यायवाची के विषय में भी थोड़ी सी चर्चाएं होंगी, लेकिन ये चर्चाएं कब होगी मेरे दोस्त? ये चर्चाएं आपकी कल होगी। कल के क्लास में दोपहर में आपको मिलेंगे हम 12:30 बजे। आपको 12:30 बजे मिलेंगे, वहां पे इसकी चर्चा होगी। इसी तरह से अब कंटिन्यू आपकी क्लास आज से प्रारंभ हो जा रही है और रेगुलर आपको 12:30 बजे क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, आज यहीं तक। थैंक यू।